आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं हल्द्वानी की खबर के साथ। बताया ये जा रहा है कि कई घंटों के बाद अब जाकर दिव्यांग शख्स नीचे उतरा है पानी की टंकी से। अपनी मांगों को लेकर ये शख्स पानी की टंकी पर चढ़ा था। प्रशासन ने आश्वासन दिया है तब जाकर ये शख्स टंकी से नीचे उतरा है। तिरंगा फहराता हुआ ये शख्स आपको जो नजर आ रहा है, ये शख्स दिव्यांग है। इसकी कुछ मांगे हैं और अपना विरोध जताने के लिए ये पानी की टंकी पर चढ़ गया। काफी घंटों तक ऐसी ही स्थिति बनी रही। मान मनोवल का दौर चला कि इसे नीचे उतारा जाए। अब जाकर जब प्रशासन ने आश्वासन दे दिया है तब ये शख्स नीचे उतर आया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी दौरे के दौरान झील में बोटिंग पॉइंट का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने झील में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए कहा कि 1200 करोड़ की लागत से झील के आसपास आधुनिक व्यवस्थाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे कि बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि टिहरी झील को विश्व स्तरीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। तो हम आध्यात्मिक और एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पूरी दुनिया की बनाना चाहते हैं। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और टिहरी में जो हमारा टिहरी की झील है, इसके आसपास यहाँ का जो हमारा पर्यटन है वो विश्व स्तर का हो, विश्व प्रसिद्ध हो। उसके लिए पहले से भारत सरकार से सैद्धांतिक सहमति मिली हुई है 1200 करोड़ रुपये की, और हम अन्य भी संस्थाओं को इसमें लेकर एक। और खबर यह है कि टिहरी में सीएम धामी की बड़ी सौगात सामने आई है, जहां 1 अरब 64 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। अधिकारियों के साथ विकास कामों की समीक्षा भी है। देहरादून से टिहरी के लिए टनल का प्रस्ताव भी है, सीएम का कहना है। तो बहुत बड़े स्तर पर शिलान्यास और योजनाओं का पिटारा खुला है टिहरी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े अमाउंट के साथ टिहरी में बहुत कुछ किया जाना है। इस योजना परियोजना में जो बड़ी योजनाएं अगर मोटे तौर पे देखें तो टनल को लेकर एक योजना सामने आई है। इसके अलावा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए जितनी जरूरी चीजें हैं वहां पे भी सौगात दी गई है। तो कुल मिलाकर टिहरी के लिए सीएम की ओर से ये बड़ी योजनाओं के सौगात का दिन रहा है, जहां 1 अरब 64 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में देश को कांस्य पदक दिलाने वाले उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार का रुद्रपुर में वापस आने पर भव्य स्वागत किया गया। मनोज सरकार को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। आपको बताएं, बैडमिंटन की SL3 कैटेगरी में कांस्य पदक विजेता है मनोज। और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद मनोज अपने घर पहुंचे, रुद्रपुर पहुंचे, जहां उनका स्वागत सत्कार कुछ इस तरीके से किया गया। माहौल है, मैं अपने लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब मेरी शादी में भी शायद लोगों ने इतनी डांस नहीं करी जितनी कि अभी करी, और रुद्रपुर वासियों ने इतना स्वागत करा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बार-बार मेडल लाना पड़ेगा। प्रेशर था जब आप मैच जीते थे, उससे पहले? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब सेमीफाइनल का मैच जो मैं डैनियल वेसल से हारा, प्रेशर तो बहुत था। उसके बाद जब जापान के साथ ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच था, वो ज़्यादा प्रेशर इसलिए था क्योंकि सभी का प्यार बहुत था मेरे साथ, और कहीं ना कहीं मुझे डर था कि देश के लिए मेडल लाना है, तो डर बहुत था। उससे भी मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जापान के साथ मैच, जापान होस्ट टीम, जापान की मीडिया वहाँ पे, जापान का क्राउड वहाँ पे। तो देखिए, आगे बढ़ेंगे। और चुनाव करीब आते ही आम आदमी पार्टी भी लोगों से लोक लुभावन वादे करती दिख रही है। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल कहते हैं कि आप उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाएगी। इसके लिए उन्होंने लोगों से इस अभियान में जुड़ने की भी अपील की है। यहाँ पे जो आध्यात्मिक राजधानी हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो सारे एस्पेक्ट्स ज़मीन पे एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एक अगर तरीके से उसको एक शेप दे दी जाए, उसका एक लॉ बना दिया जाए, नियम बना दिया जाए, तो वो ना श्रद्धालुओं के लिए भी, उत्तराखंड के लिए भी और उत्तराखंड की जनता के लिए भी वो एक अच्छा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में एक मैसेज देने का तरीका हो जाएगा। और उधर सियासी गलियारों में चर्चा है कि भाजपा कांग्रेस का एक बड़ा विकेट गिर सकता है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस से पुरोला विधायक राजकुमार
भाजपा का दामन थाम सकते हैं और भाजपा का भी ये दावा है कि कांग्रेस के कुछ और विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि इस पर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि भाजपा अपनी डूबती नैया पर है, उस पर कौन सवार होना चाहेगा। जिस विधायक ने इस बात को कहा है कि अभी भी जो है 3-4 विधायक उनके संपर्क में हैं, अरे पहले वो अपना टिकट जो है सुनिश्चित कर लें, तब कांग्रेस के 3-4 विधायकों की बात करना। मुझे नहीं लगता कि कोई विधायक जो है डूबती हुई नाव में जो है बैठने का काम करेगा। ये तो डूब रही है नाव। उधर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने देहरादून में वन विभाग की एक समीक्षा बैठक की, मगर इस मीटिंग के दौरान अधिकारियों ने विभाग की खूब वजीहत कराई। बैठक में केंद्र सरकार के अधिकारी भी मौजूद थे। दरअसल हुआ यूं कि ये बैठक कवरेज के लिए यहाँ मीडिया को निमंत्रित किया गया, मगर कवरेज के दौरान वन विभाग के एक बड़े अधिकारी ने मना कर दिया। अधिकारी ये बात सुनकर मंत्री भी हैरत में रह गए। इस पर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने नाराजगी जताई है। अधिकारी के इस रवैये पर खुद उनको बुरा लग रहा है। बेसिकली ये गलती हुई है हमारे विभाग के अधिकारियों के स्तर पर और उसका नतीजा है कि जो इतनी महत्वपूर्ण बैठक थी, जो प्रदेश सरकार का जो प्रयास था, कल माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी और माननीय देवेंद्र यादव जी जो वन और पर्यावरण मंत्री थे, बातचीत हुई थी और माननीय मंत्री जी ने कहा था कि मुझे अचानक आवश्यक मीटिंग में दिल्ली जाना पड़ रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार के जो इशू हैं वो मेरे अधिकारी रहेंगे और प्रदेश सरकार का जो पक्ष है वो हम केंद्र के अधिकारियों के सम्मुख रखेंगे और उसके बाद केंद्र उसमें हमारे जो समस्या है उस पर समाधान। और देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग और इसे लेकर चल रहा तीर्थ पुरोहितों का धरना फिलहाल के लिए स्थगित है। तीर्थ पुरोहितों की मांगों को लेकर देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों को सीएम ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। सीएम के आश्वासन के बाद तीर्थ पुरोहितों ने धरना स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही देवस्थानम बोर्ड को लेकर हाई पावर कमेटी में 4 धामों के 8 तीर्थ पुरोहितों को भी शामिल किया जाएगा। ने स्पष्ट तौर से कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार सकारात्मक है और तीर्थ पुरोहित किसी भी तरह का संशय अपने मन में नहीं पालेंगे। तो इसी बात को लेकर उन्होंने कहा कि हमने जो हाई पावर कमेटी बनाई है उस पर आप जाइए और अपना पक्ष रखिए। तो उस पर हमने आपत्ति दर्ज की कि इसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो हमारे इसको एक्सेप्ट करते उन्होंने कहा है कि 4 धामों के 8 तीर्थ पुरोहित जो है इस हाई पावर कमेटी में बतौर सदस्य रहेंगे ताकि वे अपना पक्ष मजबूती से वहाँ रख सकें। इसके अलावा जो हम दोनों पक्षों के बीच में एक सहमति बनी है, वर्तमान में 4 धामों में इस समय जो है 4 धामों के तीर्थ पुरोहित और हकूकधारी आंदोलनरत हैं। पिछले 2 सालों से वहाँ पर आंदोलन चल रहा है। तो इस आंदोलन को फिलहाल हमने मुख्यमंत्री के आश्वासन पर 30 अक्टूबर तक स्थगित कर लिया है। उधर सीएम के आश्वासन के बाद यमुनोत्री धाम में भी तीर्थ पुरोहितों ने अपना धरना स्थगित कर दिया है। यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित 90 दिन से धरने पर थे। तो देखिए 90 दिन का धरना अब जाकर के स्थगित हुआ है। एक लंबा वक्त जब तीर्थ पुरोहित आंदोलित रहे। देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद से ही ये स्वर उठते रहे हैं कि इसे नहीं बनाना है, ये हमारे हक के खिलाफ है और ये मुखर हो जाते हैं एक बयान के बाद। और 90 दिन का वक्त अब बीतने के बाद आज ये स्थगित होने की खबर आ रही है धरना, जब सीएम ने खुद बातचीत की है, आश्वासन दिया है। तो पुरोहितों की मांगों को लेकर सीएम धामी ने एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में सीएम ने लिखा है कि मुख्यमंत्री आवास में 4 धाम पुरोहितों हक हुकूकधारी महापंचायत समिति के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की है, उनसे बात हुई है। 4 धाम हमारी आस्था का प्रमुख केंद्र है एवं धाम से जुड़े लोगों के हक और हुकूक को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। ये ट्वीट है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। आगे बढ़ते हैं तो केदारनाथ हाईवे की आप बात करेंगे तो पहाड़ियों के दरकने का सिलसिला मानो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रयागराज तहसील के पास केदारनाथ हाईवे पर बार बार चट्टान टूट रही है और यही वजह है कि यातायात प्रभावित है। स्थानीय लोगों के साथ जो राहगीर हैं वो भी परेशानी में है। बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोबगढ़ और नरकोटा में भूस्खलन से राजमार्ग बार बार बंद हो रहे हैं। यही कारण है कि अब लोगों को आने जाने में डर लग रहा है, दिक्कत भी हो रही है।
और जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पागल नाला 2 दशक से ज्यादा वक्त से नासूर बन चुका है। आए दिन पहाड़ी से मलबा ही मलबा, पर्यटक हो, स्थानीय लोग हो, सभी परेशान हैं। शुक्रवार रात से पागल नाला पर एक एम्बुलेंस फंसी हुई है। भूस्खलन से 2 गांव टंगड़ी मल्ली, टंगड़ी तल्ली भी खतरे की जद में हैं और ग्रामीण दहशत में हैं। सड़क बंद होने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लग चुकी है। गाड़ियों पर मलबा गिर रहा है, बोल्डर गिर रहा है और कुल मिलाकर ये तस्वीर लंबे वक्त से दिखाई दे रही है इस पूरे क्षेत्र के लिए। एक तरफ बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग में नदी नाले उफान पर है, तो वहीं दूसरी तरफ पानी का भी संकट है। शहर में 3 दिनों से पानी की आपूर्ति ठप है। लोगों को पानी के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। जल संस्थान कहता है कि बरसाती नालों में उफान की वजह से पानी की आपूर्ति बाधित है, लेकिन ऐसा नहीं, आपूर्ति बाधित हो रही है। ऐसे में स्थानीय जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पुनाड़ गदेरे के उफान पर आने से स्थानीय लोगों के आवासीय भवनों को भी नुकसान पहुंचा हुआ है। अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र में जब भी बारिश होती है या ऊपरी धनपुर क्षेत्र में बारिश होती है तो रुद्रप्रयाग में पानी का गहरा संकट छा जाता है। पानी बहुत ही गंदा मटमेला हो जाता है। शासन प्रशासन कई विगत सालों से देख रहा है, परंतु इसके अभी तक कोई अच्छा सा ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। इसमें सरासर विभागीय जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो लापरवाही है वो सामने आपको दिखती है और जनता पानी के लिए दर भटकती है। तो वहीं जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदल गया है। बद्रीनाथ की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है। नीलकंठ, नरनारायण, माड़ा, संतोपंथ, स्वर्णारोहिणी समेत दूसरी कई चोटियां हैं जिस पर बर्फ गिरी है। ये बर्फबारी पिछले 2 दिन से रुक रुक कर चल रही है और इसी वजह से इलाके में ठंडक बढ़ गई है। और देहरादून के डीएम और एसएसपी ने मसूरी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने मॉल रोड का भी निरीक्षण किया। उन्होंने इस बात की जानकारी ली कि लोग कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं या नहीं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां मसूरी में डीएम एसएसपी औचक निरीक्षण पर निकले, चीजों को चेक किया, क्रॉस चेक किया कि कहीं लोग जो गाइडलाइन है कोरोना की उसे भुला तो नहीं बैठे हैं, सारी चीजें सही जगह पर हैं, सब कुछ ठीक है। और उधर रुड़की के आसपास के इलाके में मलेरिया और वायरल फीवर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने मुस्तैदी तो बढ़ा दी है। बीते कुछ दिनों की बात करें, पिरान कलियर क्षेत्र में मलेरिया से मां बेटे की मौत हो गई, जिसके बाद से ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इस परिवार के 2 सदस्य अभी भी एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। सीएमओ के निर्देश के बाद गांव में जिला मलेरिया अधिकारी ने निरीक्षण किया है। ग्रामीणों के सैंपल लेने का काम भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही गांव और आसपास के क्षेत्रों में फॉगिंग कराई जा रही है। अभी रुड़की साइड का एक केस का डेथ हुआ है जो फैल्सीपेरम का था और दूसरे का अभी कंफर्म नहीं हुआ है। 4 ऐसे हमने कल टीम भेजा था। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मलेरिया अफसर हैं वो पूरी टीम के साथ गए तो उन्होंने सर्वे करना शुरू कर दिया है। बाकी जगह भी हमने सभी को इंस्ट्रक्ट कर दिया है। और उत्तरकाशी की गरतांग गली को सुरक्षा के नजरिए से अब नेशनल पार्क ने नेहरू पर्वत रोहड़ संस्थान को रेकी करने के लिए कहा है, जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी सैलानी को कोई परेशानी ना हो। तो वहीं दूसरी ओर ये भी ध्यान दिया जाएगा कि गरतांग गली को कोई पर्यटक नुकसान भी ना पहुंचाए। अभी हमारी टीम गई थी यहाँ पे गरतांग गली में रेकी करके आई, तो उसमें हमने कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी है, जैसे कि उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर कि टूरिस्ट और विजिटर जब आए तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का कैसे ध्यान रखा जाए। ब्रिज की लाइफ बढ़ाने के लिए हमने कुछ रिकमेंडेशन दी कि उसमें एक अच्छी क्वालिटी का लेमिनेशन है, वार्निश हो, उसमें सीसीटीवी कैमराज लगे टूरिस्ट और जो विजिटर की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए। अब पूरे रास्ते के दौरान कुछ हमने रिकमेंडेशन, कुछ बेंच लगाए जाएँ, कहीं सेफ्टी वॉल लगे, कहीं पे रेलिंग लगे, सो दैट जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको जब इतना डिस्टेंस है 1.8 किलोमीटर का और थोड़ा सा। चलिए ब्रेक के बाद अब बात बागेश्वर की करते हैं, जहां जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने एक दिन के दौरे पर पहुंचकर स्थितियों को देखा। राज्य केंद्र सरकार की योजनाओं के 56 लाभार्थियों को 97 लाख के ऋण के चेक दिए। इस मौके पर रेखा आर्या ने कहा कि इस बार लोन लेने वालों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। कहती हैं कि सरकार की कोशिश है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। हमारे
36 लाभार्थियों को जो है ऋण स्वीकृत करते हुए उनको चेक वितरित किए गए हैं। उनके विभिन्न प्रकार के उनके स्वरोजगार हैं। कोई अपनी दुकान स्टार्ट करना चाहता है, कोई कुक्कुट पालन करना चाहता है, कोई घोड़े खरीदना चाहता है, कोई ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रहा है। तो विभिन्न प्रकार के आयामों को लेकर जो है आज ऋण स्वीकृत किए गए हैं और लगभग 1 करोड़ की धनराशि जो है इन 56 लाभार्थियों में जो है वो वितरित किए गए हैं। निश्चित रूप से यह स्वरोजगार जो है अपने आप में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, इसलिए राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस विधानसभा प्रभारी अब दावेदारों की तलाश में जुट गए हैं। इसके लिए कांग्रेस के विधानसभा प्रभारी अपने क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं का मन टटोल रहे हैं, जिसे बेहतर दावेदारों की सूची तैयार की जाए और कांग्रेस कमेटी को वो भेज सके। ये है कि एक मंच प्रदान करा सारे कैंडिडेटों को, जो कैंडिडेट हमारे हैं उनको एक मंच प्रदान करा, हर ब्लॉकों में, हर जिले स्तर पे एक मंच प्रदान करा, अपनी बात रखें कार्यकर्ता को औपचारिक रूप से अपनी तरफ से अनुमोदन दे सकते हैं। ब्लॉक प्रस्ताव कर सकता है, जिला प्रस्ताव कर सकता है, वो प्रस्ताव मैं प्रभारी वो प्रस्ताव मैं पीछे से पहुँचाऊँगा। तो ये इसी समय बैठेंगे संगठन बाकी 2022 चुनाव की। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ऑनलाइन परीक्षा का काम जिस एजेंसी को दिया है उस पर बेरोजगार संगठन ने सवाल उठाए हैं। बेरोजगार युवाओं का आरोप है कि ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली एजेंसी यूपी और एमपी में विवादों के चलते ब्लैकलिस्ट है। राज्य में भी इस एजेंसी की सेवा लेने पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। चयन आयोग ने NSEIT नाम की एक एजेंसी को हायर किया है, जो कि आयोग की तरफ से निकाली जा रही सरकारी नौकरियों के पदों पर ऑनलाइन पेपर तैयार करके रिजल्ट देने तक का काम करती है। उधर मामलों में जब विभाग के सचिव संतोष बडोनी से बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले को सिरे से ही खारिज कर दिया। देखिए, मामला ये है कि जो NSEIT है, जो अभी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए उत्तराखंड ने एजेंसी हायर की है, वो देखिए हमारे जो आयोग है हमने उनको सूचित किया कि ब्लैक लिस्टेड है, परंतु वो मानने के लिए तैयार नहीं है। आयोग ये भी कह रहा है कि हमने उनसे लिखित में मांग लिया है। लिखित में मांगने से क्या हो जाएगा? आप उन पर एक जांच तो बिठाइए, पहले जांच में निकलेगा या ब्लैक लिस्टेड है या नहीं है। आप प्रमाण इकट्ठे करिए, मध्य प्रदेश से आप प्रमाण मंगाइए, यूपी से आप प्रमाण मंगाइए। क्या वो जिम्मेदारी भी छात्रों को देंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस संस्था के बारे में बात हो रही है वो काफ़ी रेपुटेड संस्था है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का IT कंपनी है, भारत की जो बहुत बड़ी संस्था है, भारत सरकार से संबंधित संस्था है। और दूसरी बात यह है कि जो बोल रहे हैं कि ब्लैक लिस्टेड है, तो आज तक भी कहीं ब्लैक लिस्टेड नहीं है, जिसकी हमने पुष्टि संस्था से करा ली है। और जिन्होंने ये मामला उठाया और जिस मीडिया ने ये चलाया है, उन सबको हमने नोटिस भेजा है कि वो हमको रिकॉर्ड दें कि किस आदेश से NSEIT जो कंपनी जिसका नाम लिया जा रहा है वो ब्लैक लिस्टेड है। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। कल दिल्ली में भाजपा का दामन थामेंगे विधायक राजकुमार। पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार और दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में वो भाजपा ज्वाइन करेंगे, ये बड़ी खबर है। इस दौरान राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, CM पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी सहयोगी पंकज राणा से लेते हैं। पंकज, कैसे हुआ ये और किस तरीके की जानकारी? देखिए, चुनाव बहुत करीब है इसमें लता, और ऐसी स्थिति में भाजपा और कांग्रेस में दलबदल की स्थिति पूरी तरह से बनी हुई है। हाल ही में जो धनौल्टी से निर्दलीय विधायक है प्रीतम सिंह पवार, उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। अब भाजपा ने कांग्रेस में सेंधमारी शुरू कर दी है और जो पुरोला के विधायक है राजकुमार, उनको भाजपा में ज्वाइनिंग करा रहे हैं। कल केंद्रीय कार्यालय में राजकुमार विधायक जो पुरोला से हैं वो भाजपा का दामन थामेंगे। इस वक्त इस दौरान जो मीडिया प्रभारी हैं भाजपा के अनिल बलूनी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक समेत कई केंद्रीय नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे। और खासतौर से कहा जा सकता है कि ये पूरी तरह से चुनावों की रणनीति का एक हिस्सा है। चुनावों के मद्देनजर इस तरह की दलबदल की रणनीति की जा रही है, क्योंकि राजकुमार जो विधायक है वो सहसपुर से भाजपा के चलिए, हमारे सहयोगी पंकज जानकारी दे रहे थे। टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन आपको बताते चले कि भाजपा का दामन थामेंगे। और जिस तरीके से अभी आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी चल रही थी, एक खबर तो सामने आई गई है कि कांग्रेस से राजकुमार विधायक हैं वो पहुंचेंगे अब भाजपा में।